नमस्कार। सरकारी नौकरी में फेयरनेस यानी निष्पक्षता, इसका असल मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि सबको बराबर सैलरी मिले, या फिर भर्ती की प्रक्रिया में सबको एक जैसा मौका मिलना भी इसमें शामिल है? अच्छा, आज हम दो बहुत ही दिलचस्प अदालती मामलों को देखेंगे और इस सवाल की गहराई तक जाएंगे। ये वो मामले हैं जो बताते हैं कि सरकारी नौकरियों में बराबरी के असल मायने क्या है। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग लड़ाइयां हैं। एक है वेतन की लड़ाई और दूसरी है अवसर की, लेकिन इन दोनों के दिल में एक ही सिद्धांत है, और वो है निष्पक्षता का सिद्धांत। चलिए देखते हैं कि कैसे इन दोनों मामलों ने सरकारी नौकरियों में बराबरी के पूरे आइडिया को एक नई दिशा दी है। हमारी पहली कहानी शुरू होती है प्रांतीय रक्षक दल के जवानों से, जो एक बहुत ही सीधी सी मांग कर रहे थे, समान काम समान वेतन। आइए जरा समझते हैं कि उनका ये पूरा संघर्ष था क्या। तो ये प्रांतीय रक्षक दल, जिन्हें हम शॉर्ट में पीआरडी कहते हैं, ये 1948 से उत्तर प्रदेश में पुलिस की मदद करते आ रहे हैं। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि इनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो राज्य के दूसरे सुरक्षा बलों से काफ़ी मिलती जुलती हैं, और बस यही बात इस पूरे केस के सेंटर में है। तो सारा विवाद यहीं से शुरू हुआ। सोचिए ज़रा, 2019 तक की बात है। पीआरडी जवानों को एक दिन के काम का मिलता था सिर्फ 375 रुपए, और वहीं दूसरी तरफ होम गार्ड्स, जो लगभग वही काम कर रहे थे, उन्हें मिलते थे 500 रुपए से भी ज्यादा। अब ये सिर्फ कुछ 100 रुपए का फर्क नहीं है, ये उनकी रोजी रोटी पर सीधा सीधा असर था। तो उनकी मांग बहुत सीधी और साफ थी, वही जब काम एक जैसा है तो फिर सैलरी में इतना बड़ा फर्क क्यों? तो जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इस पे गैप का, इस वेतन के अंतर का क्या हल निकाला? चलिए कोर्ट के फैसले को ठीक से समझते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो बिल्कुल साफ और कड़ा था। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का ये कदम मनमाना है, आर्बिट्रेरी है, और ये संविधान के आर्टिकल 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है। मतलब कोर्ट ने इसे सिर्फ एक सैलरी का झगड़ा नहीं माना, बल्कि इसे एक फंडामेंटल राइट के हनन का मामला माना। देखिए, आर्टिकल 14 हमें समानता के अधिकार की गारंटी देता है। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि भाई जब दो ग्रुप एक जैसा काम कर रहे हैं तो आप उन्हें अलग अलग सैलरी नहीं दे सकते, खासकर तब जब आपके पास इस अंतर को सही ठहराने का कोई ठोस कारण ना हो। और सरकार ये साबित नहीं कर पाई कि ये भेदभाव क्यों जरूरी था। और अब ये फैसला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। कोर्ट ने इसमें आर्टिकल 23 का भी जिक्र किया, जो बेगार या जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है। अब सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये कह चुका है कि किसी को मिनिमम वेज से भी कम सैलरी देना एक तरह से उससे जबरदस्ती काम करवाने जैसा ही है। क्यों? क्योंकि आर्थिक मजबूरी में इंसान के पास कोई और चारा नहीं होता। तो ये एक बहुत ही पावरफुल तर्क है जो कम वेतन को सीधे सीधे एक संवैधानिक शोषण के तौर पर देखता है। तो पीआरडी जवानों के मामले से ये तो एकदम साफ हो गया कि एक जैसे काम के लिए एक जैसी सैलरी मिलना कितना जरूरी है। लेकिन क्या निष्पक्षता का मतलब सिर्फ सैलरी है? भर्ती की प्रक्रिया में जो मौके मिलते हैं उनका क्या? चलिए अब अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी हमें भर्ती प्रक्रिया की कुछ पेचीदियों में ले जाती है, जहां मेरिट और रिजर्वेशन के बीच एक बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। ये 2023 के एक क्लर्क भर्ती एग्जाम के कट ऑफ मार्क्स हैं, और यहाँ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। आप देखिए कि ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस जैसी रिजर्व्ड कैटेगरीज का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज्यादा है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगले राउंड में जाने के लिए रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी वालों से भी ज्यादा नंबर लाने पड़े। और इसका नतीजा बहुत ही अन्यायपूर्ण था। बहुत से रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार, जिन्होंने जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर पाए थे, वो भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें सिर्फ उनकी अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर ही देखा जा रहा था, जनरल कैटेगरी में उनकी गिनती ही नहीं हुई। तो इस उलझी हुई पहेली को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सुलझाया? कोर्ट ने मेरिट और रिजर्वेशन के इस टकराव को खत्म करने के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाया। तो भर्ती करने वालों ने गलती कहाँ की? उन्होंने शुरू से ही हर कैटेगरी के लिए अलग अलग डिब्बे बना दिए। जनरल कैटेगरी को सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए एक कोटा मान लिया गया जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि ज्यादा नंबर लाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार, जो अपनी मेरिट के दम पर जनरल लिस्ट में आ सकते थे, उन्हें वो मौका ही नहीं मिला। तब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सही तरीका क्या है,
उन्होंने कहा, सबसे पहले सारे उम्मीदवारों की एक मास्टर लिस्ट बनाइए, सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर। अब इस लिस्ट में जो भी टॉपर हैं उनसे ओपन या जनरल कैटेगरी की सीटें भर दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस सामाजिक कैटेगरी से आते हैं। और हाँ, जब ये ओपन सीटें भर जाएं, उसके बाद जो बाकी उम्मीदवार बचे हैं उनमें से रिजर्व्ड कैटेगरी की सीटें उनकी अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से भरिए। इससे होता क्या है, मेरिट को पहली जगह मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत को बहुत ही साफ शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा कि ओपन कैटेगरी का मतलब है ये सबके लिए खुली है, इसमें जगह पाने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है और वो है मेरिट। ये बात बहुत शानदार ढंग से ये साफ कर देती है कि रिजर्वेशन का मतलब मेरिट को नजरअंदाज करना बिल्कुल नहीं है। तो इन दोनों मामलों से हमें क्या सीखने को मिला? ये फैसले सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता के सिद्धांत को आखिर कैसे मजबूत करते हैं? चलिए इसका सार समझते हैं। तो कुल मिलाकर इन दो फैसलों ने निष्पक्षता के दो सबसे अहम पिलर्स को मजबूत किया है। पहला है उचित वेतन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि सरकार एक जैसे काम के लिए मनमाने ढंग से अलग अलग सैलरी नहीं दे सकती। और दूसरा है उचित अवसर। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि भर्ती में ओपन कैटेगरी का मतलब है सबके लिए खुला मैदान, जहां सिर्फ मेरिट ही चलेगी, ये किसी के लिए रिजर्व कोटा नहीं है। और अंत में ये दोनों मामले हमें दिखाते हैं कि हमारी अदालतें संविधान में लिखे बराबरी के वादे को कागज से उतारकर हकीकत में बदलने के लिए कितनी ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। तो अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम अपने भर्ती और रोजगार के सिस्टम को ऐसा कैसे डिजाइन करें कि निष्पक्षता के लिए हमें बार बार कोर्ट के दखल की जरूरत ही ना पड़े, ये सिस्टम के डिजाइन में ही शामिल हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।